हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज है संडे। आज है हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन, जहां पर हम 12 से लेकर 18 मई तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन में एंड तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी, एनटीपीसी, वहां पर आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के वीकली करंट अफेयर का हमारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रिसेंटली बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया और यहां पर मेडल टेली में पहला स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र मेडल टेली में टॉप पर रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। सबसे पहली बार इन गेम्स की शुरुआत 2018 में की गई थी और यहीं से खेलो इंडिया गेम्स से शुरू हुए हैं भारत में। अब 2025 का जो इवेंट है वो 4 से लेकर 15 मई तक बिहार में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र ने 158 मेडल अपने नाम किए। 158 मेडल में से 58 इन्होंने गोल्ड जीते, 47 सिल्वर और 53 जीते ब्रॉन्ज। तो मेडल टेली में पहले स्थान पर हो जाता है महाराष्ट्र। सेकंड पर आता है हरियाणा 117 मेडल के साथ और थर्ड पर आता है राजस्थान जिसने 60 मेडल जीते खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। तो ये टॉप 3 स्टेट हो गए इंडिया के। बिहार में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जिसका मैस्कॉट गज सिम्हा घोषित किया गया था। और अगर हम इसका लोगो देखने जाते हैं तो बिहार के मैप पर ऑरेंज और ग्रीन कलर का यूज किया गया था और कुछ चीजों को हाईलाइट किया गया था जो कि बिहार की बहुत फेमस चीजें हैं, जैसे महाबोधि ट्री, नालंदा यूनिवर्सिटी, स्पेरो पक्षी, गंगेटिक डॉल्फिन, मधुबनी पेंटिंग जिसे जीआई टैग दिया जा चुका है और छठ पूजा जो कि बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये सभी लोगों में दर्शाई गई थी बिहार के मैप पर और ऑरेंज और ग्रीन कलर का यहां पर यूज किया गया था। क्वेश्चन हमारा यह है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेडल टेली में पहले स्थान पर कौन? तो यह रहा महाराष्ट्र। आयोजन कहां पर? बिहार। किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसे खाद्य, कृषि और भोजन के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज, जिसे कहा जाता है नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यह दिया गया 2025 में डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को। एक बहुत ही फेमस ब्राजीलियन साइंटिस्ट डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया, है ना। देखिए जो अवार्ड है ना, वर्ल्ड फूड प्राइज, ऐसे किसी व्यक्ति को हर साल दिया जाता है जिन्होंने फूड क्वालिटी में सुधार के लिए काम किया हो, है ना, फूड क्वांटिटी बढ़ाने में या फिर एग्रीकल्चर में अपना योगदान दिया हो और किसी भी तरीके से जो भोजन की शॉर्टेज है उसको खत्म करने में मदद की हो, तो वैसे व्यक्ति को वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जा सकता है। 2025 में यह अवार्ड दिया गया डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। कहाँ की है ये भी याद रखिएगा, एक ब्राजीलियन साइंटिस्ट है। इनका अगर हम योगदान देखें तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के क्षेत्र में और इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने जो काम किए हैं उसके कारण ब्राजीलियन साइंटिस्ट मारियांगेला हंगरिया को वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। ओके, देता कौन है? तो देखिए एक इंटरनेशनल अवार्ड है। क्यों दिया जाता है ये आपको समझ में आ गया। नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना चाहिए। और यह अवार्ड हर साल वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। आपको पता है इंडिया में सबसे पहली बार ये जो अवार्ड है ना, ये दिया गया था डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। यह कौन है? इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक या फादर माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो कि अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित थी, इसके लिए 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था एमएस स्वामीनाथन को, पहले इंडियन जिनको यह अवार्ड दिया गया। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ऐसे इंडियन एथलीट जिनको टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया, ये हो जाते हैं नीरज चोपड़ा, इंडिया के बहुत ही फेमस भाला फेंक के खिलाड़ी, है ना, नीरज चोपड़ा। तो इनको
भारतीय एथलीट हैं जिनको टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया। सबसे पहली बार इनको, देखिए ये चौथे व्यक्ति हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, चौथे व्यक्ति है जिनको ये उपाधि दी गई है। इनके पहले किस किस को दिया गया? कपिल देव है ना, एक्स क्रिकेटर, अभिनव बिंद्रा ओलंपिक शूटर, और महेंद्र सिंह धोनी चौथे स्पोर्ट्स पर्सन, करेक्ट कीजिएगा, चौथे स्पोर्ट्स पर्सन जिनको यह अवार्ड दिया गया। पहले कपिल देव को दिया जा चुका है, अभिनव बिंद्रा को दिया जा चुका है, एमएस धोनी को दिया जा चुका है, और अब चौथे हो गए नीरज चोपड़ा। 2016 में स्पोर्ट्स कोटा के तहत ही नीरज चोपड़ा को इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर भी अपॉइंट किया गया था, और अब टेरिटोरियल आर्मी में इनको ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि हाल ही में दी गई। कपिल देव को सबसे पहली बार 2008 में दिया गया, अभिनव बिंद्रा को 2011 में, महेंद्र सिंह धोनी 2011 और 2025 में नीरज चोपड़ा। यहां पर नीरज चोपड़ा की उपलब्धियां इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन कभी ना कभी कुछ तो पूछ ही लेता है। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है, 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2020 का ओलंपिक था, कोविड के कारण 21 में हुआ, इसमें गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने जेवलिन थ्रो में। पेरिस ओलंपिक में 2024 में सिल्वर मेडल जीता जेवलिन थ्रो में, और इसके बीच में 2018 और 2023 में एशियन गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। अर्जुन अवार्ड इनको 2018 में दिया जा चुका है, खेल रत्न अवार्ड 2021 में दिया गया, और पद्मश्री अवार्ड दिया गया नीरज चोपड़ा को 2022 में। हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज ये दिया गया है ला प्रेसा न्यूज़पेपर को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर है ना, जो कोई भी मीडिया हाउस जिसने प्रेस की स्वतंत्रता में योगदान दिया हो, तो ऐसे किसी प्रेस हाउस को, मीडिया हाउस को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया जा सकता है। वैसे ये किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। तो ये ला प्रेसा न्यूज़पेपर को दिया गया इस बार। कहां का न्यूज़पेपर है जानते हैं? निकारागुआ का। निकारागुआ में बहुत समय से तानाशाही शासन है, 2007 से तानाशाही शासन होने के कारण यहां पर देखिए प्रेस को फ्रीडम है नहीं। उसके बीच में भी बहुत ही बोल सकते हैं ब्रेवरी के साथ पत्रकारिता की है निकारागुआ के ला प्रेसा न्यूज़पेपर ने, जिसके लिए इन्हें यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। 2024 में ये जो अवार्ड था फिलिस्तीन के जर्नलिस्ट को दिया गया था, जो फिलिस्तीन के पत्रकार हैं उनको दिया गया था गाजा पर रिपोर्टिंग के लिए, और अब दिया गया निकारागुआ के ला प्रेसा न्यूज़पेपर को। यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, और इसके तहत 25,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किसके बीच जल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया? तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यह शुरू किया गया है एमपी और महाराष्ट्र के मध्य में जल सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से। ताप्ती नदी एमपी के बैतूल जिले में मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिम की ओर बहती है, और एमपी से महाराष्ट्र, गुजरात और फिर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका अधिकतर बहाव क्षेत्र एमपी और महाराष्ट्र में ताप्ती का। अब ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक समझौता हुआ। यहां पर सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, दो राज्यों के मध्य में, महाराष्ट्र और एमपी। दुनिया का सबसे बड़ा रिचार्ज प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये प्रोजेक्ट के तहत ताप्ती नदी पर 3 कैनल बनाई जाएगी ताकि पानी का बहाव के माध्यम से सिंचाई की जा सके, कैनल के माध्यम से। खेती के लिए पानी को बढ़ावा देना, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, इस योजना का यह प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। टोटल कॉस्ट आएगी इसमें 19,244 करोड़ रुपए की, और इसमें 90% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, 10% जो बचेगा वो महाराष्ट्र और एमपी बियर करेंगे। ताप्ती रिवर एमपी के बैतूल से मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और फिर जाती है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है।
क्लियर। देखिए यहां पर ये चीज समझिएगा, एनटीपीसी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखिए एनटीपीसी में आपको आपको पता है 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं जीएस के, 30 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इन सभी के लिए देखिए आप लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा देखिए काफी सारा आपको इसके साथ इंक्लूडेड काफी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जैसे आपके लिए एनटीपीसी के लिए 10,000 वन लाइनर जो कि स्पेशली जीएस के लिए हैं, वो आपको यहां पर इंक्लूड इसके साथ मिल जाती है। साथ ही साथ आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के यहां पर आपको क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिए गए हैं, आप मॉक टेस्ट भी लगा पाएंगे। और इसके अलावा आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो एनटीपीसी के लिए सीरीज शुरू की गई है, 20 वीडियो है, जहां पर आपको हर रोज एक वीडियो में 40 क्वेश्चन मिलेंगे जीएस के, उसके मॉक टेस्ट भी आपको इसी में इंक्लूड किए गए हैं। तो आप ये सभी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आप एक बार चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये अवेल ना भी करें तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफी सारी चीजें एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है, तो आप उसको जाकर जरूर लगाइएगा। और इसको अवेल करना चाहते हैं तो इसको अवेल कर लीजिए, एनटीपीसी कंप्लीट पैकेज है आप सभी के लिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। देखिए अगर आप इन्हें इंडिविजुअल लेने जाते हैं तो आपको काफी महंगा कॉस्ट पड़ता है, 300 प्लस आपको कॉस्ट पड़ता है। यहां पर आप इसे 64 रुपए में ही अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कीजिए, और हेल्पलाइन नंबर पर अगर आपको कोई भी हर्डल आता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे, तब तक हम अगले क्वेश्चन पर। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 कब मनाया गया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करते हैं तो यह हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 मई को। क्या हुआ था इस दिन? पोखरण 2 है ना, राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में। ये जो परमाणु परीक्षण हुए थे 11 मई और 13 मई 1998 में हुए थे। और 1998 में ही जो अटल बिहारी वाजपेयी है, उन्होंने घोषणा की थी कि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाएगा देश में। पोखरण में जो हमने परमाणु परीक्षण किया था, उसको हमने जो ऑपरेशन है उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। और इसके पहले 1974 में जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में पोखरण 1 का आयोजन किया गया था, पहला परमाणु परीक्षण, उसको हमने नाम दिया था लाफिंग बुद्धा, ऑपरेशन नेम। अब 2025 में जो 11 मई को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसके थीम की बात करें तो यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्लेरेशन, यह 2025 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम है। हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? 2025 में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है अजय कुमार को। आंसर बी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक के जो प्रावधान हैं वो हमें देखने को मिलते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी से संबंधित। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इसमें आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसी संस्था के अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय कुमार। वैसे अभी तक इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर प्रीति सुदन थी, यूपीएससी की अध्यक्ष। अब इनको रिप्लेस किया है अजय कुमार ने, और ये 1 अक्टूबर 2027 तक अपना पद होल्ड करेंगे। इससे पहले 2019 से लेकर 2022 तक अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी का उल्लेख देखने को मिलता है। भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इंडिया के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बने हैं बी.आर. गवई। ओके, अगर हम बी.आर. गवई की बात करते हैं तो बी.आर. गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश है भारत के, 52वें मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, बी.आर. गवई ने रिप्लेस किसको किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस संजय खन्ना को। जस्टिस संजय खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अब 52वें बने हैं चीफ जस्टिस के रूप में बी.आर. गवई। इन्होंने अपनी शपथ ली मई मंथ में,
और ये बुद्ध धर्म को मानने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। महाराष्ट्र से आते हैं। 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में ये अपॉइंट हुए थे और 2005 में इन्हें परमानेंट जज नियुक्त किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट का। फिर 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने और अब फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में पद संभाला है BR गवई ने। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है मेहदी हसन मिराज को। देखिए आईसीसी हर मंथ पिछले मंथ की परफॉर्मेंस के आधार पर नेक्स्ट मंथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित करता है। अब देखिए मई में घोषित किए गए, लेकिन ये अप्रैल मंथ के लिए घोषित किए गए हैं, अप्रैल मंथ की परफॉर्मेंस के आधार पर। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल मंथ के लिए मेहदी हसन मिराज बने हैं। अब ये किस देश से आते हैं? तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। और यहीं पर विमेन कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, विमेन्स कैटेगरी में किसने जीता? तो विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल मंथ के लिए स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्रायस को यह अवार्ड दिया गया है। कैथरीन ब्रायस कहां की है? स्कॉटलैंड। इसके पहले मार्च मंथ के लिए मेंस प्लेयर जो थे वो श्रेयस अय्यर इंडिया के थे और विमेंस कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया था जॉर्जिया वॉल को, जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर हैं। तो मार्च अप्रैल दोनों मंथ के हो गए, अप्रैल के लेटेस्ट हैं, याद रखिएगा। शिरुल लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? भारत में शिरुल लिली महोत्सव मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। मणिपुर में देखिए शिरुई लिली की बात करते हैं ना, तो ये मणिपुर का राजकीय पुष्प है ना। तो शुरुआत में ये राजकीय पुष्प के आसपास ही एक इर्द गिर्द घूमता हुआ एक महोत्सव था, लेकिन आगे चलकर ये मणिपुर का एक कल्चरल फेस्टिवल बना। आपको पता है 2017 में शिरुई लिली को मणिपुर का राजकीय पुष्प घोषित किया गया था, राजकीय फूल घोषित किया गया था, और इसी के आधार पर फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। अभी मनाया गया 5वां राजकीय शिरुई लिली फेस्टिवल। 20 मई से 24 मई तक ये 4 दिन तक आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल 4 दिन तक चलता है। मणिपुर की जो संस्कृति है उसकी झलक देखने को मिलती है, मणिपुर के कल्चर की झलक देखने को मिलती है। अलग अलग जगह पर प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं मणिपुर में, स्थानीय नृत्य किया जाता है, स्थानीय चीजों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और एक कल्चरल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है शिरुई लिली फेस्टिवल को भारत के मणिपुर राज्य में। अभी यह शुरू होगा 20 मई को और 24 मई तक आयोजित किया जाएगा। हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्नो लेपर्ड या फिर हिम तेंदुए का घनत्व कहां पाया जाता है? तो अगर हम हिम तेंदुए की डेंसिटी की बात करें सबसे ज्यादा, तो ये देखने को मिलेगी भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। ओके, लद्दाख में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए का घनत्व पाया जाता है, स्पेशली हेमिस नेशनल पार्क में। आपको पता है इंडिया में जितने भी स्नो लेपर्ड है ना, उसमें से 68% अकेले लद्दाख में देखने को मिलते हैं। मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड भी किस राज्य में? लद्दाख। और घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड घनत्व भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लद्दाख में देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम तिब्बत से कंपेयर करते हैं तो तिब्बत में यह घनत्व 1.06 से लेकर 1.84 हिम तेंदुआ प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेगा। जबकि हम अगर लद्दाख की बात करते हैं या हेमिस नेशनल पार्क की, तो यहां पर 2.07 हिम तेंदुए पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिल जाएंगे। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड का घनत्व देखने को मिलेगा लद्दाख में। इंडिया में आपको पता है अभी जो रिपोर्ट आई ना, उसमें बताया गया कि पूरे इंडिया में 709 स्नो लेपर्ड है और इन 709 में से 477 अकेले लद्दाख में है। टोटल का 68% लद्दाख में देखने को मिलेंगे। दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश में शुरू किया गया है? तो दुनिया का पहला क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम, ये क्या है पहले इसको समझो। जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो क्रिप्टो करेंसी में अपना पेमेंट कर पाएंगे, कुछ भी
अगर उनको खरीदना है, कुछ भी कहीं भी पेमेंट करना है, तो वो क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर पाएंगे। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को शुरू किया है भूटान ने। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। भूटान ने बाइनेंस पे, जैसे हमारा जो जीरोधा 5 पैसा ये काम करते ना, वैसे बाइनेंस पे होता है क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। और डी के बैंक जो कि भूटान का एक बैंक है, इन्होंने साथ में मिलकर भूटान में इस सिस्टम को शुरू किया है, फर्स्ट क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम। भूटान में टूरिस्ट डिजिटल करेंसी से पेमेंट कर पाएंगे किसी भी चीज के लिए। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? 72 मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता, इसका आयोजन किया जा रहा है भारत के तेलंगाना में। आपको पता है जो 71 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी वो भी इंडिया में ही आयोजित की गई थी 2024 में, और अब 2025 में तब 2024 में ये महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी, मुंबई में, और अब इसका आयोजन किया जा रहा है तेलंगाना में। तो 10 तारीख को ये शुरू हुई, 31 मई 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 72वां एडिशन है मिस वर्ल्ड ब्यूटी प्रतियोगिता का। यहां पर भारत के जो सोनू सूद है ना, फिल्म अभिनेता, उनके परोपकारी कामों के लिए उन्हें ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहली बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी 1951 में। 71 जो एडिशन था वो महाराष्ट्र में मुंबई में आयोजित किया गया था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। इस वक्त विनर रही थी क्रिस्टीना प्रित्स्कोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से आती है। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्रित्स्कोवा 71th मिस वर्ल्ड रही है। इस प्रतियोगिता में लास्ट ईयर 112 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और भारत में शिनी शेट्टी ने भारत को रिप्रेजेंट किया था, और ये 8वें स्थान पर रही थी। इंडिया में अभी तक अगर हम मिस वर्ल्ड विनर की बात करते हैं तो सबसे पहली थी रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा सन 2000 और मानुषी छिल्लर 2017। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है? नैरेटिव ऑफ द बेंच, ये किताब को लिखा है एन.वी. रमन्ना ने। ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट के 48th चीफ जस्टिस रहे हैं एन.वी. रमन्ना। ये रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में इन्होंने कैसे काम किया, क्या क्या संघर्षों का इनको सामना करना पड़ा, जुडिशियरी कैसे काम करती है, जुडिशियरी के क्या क्या काम होते हैं, क्या लूप होल्स हैं, इन सभी पर एन.वी. रमन्ना ने प्रकाश डाला है। तो नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स एन.वी. रमन्ना के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 48th चीफ जस्टिस रहे हैं। ये आते हैं आंध्र प्रदेश से। 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर ये रहे हैं। इनकी बुक है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस भारतीय क्रिकेटर ने की है? तो यहां पर देखिए 2 क्वेश्चन आपके लिए, 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं। रोहित शर्मा ने भी कुछ समय पहले टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, और रिसेंटली जो संन्यास लिया गया इस वीक में वो विराट कोहली के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो मई मंथ में 2025 में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की हाल ही में घोषणा की है। देखिए दोनों ने रिटायरमेंट ले लिया। विराट कोहली की हम यहां पर बात करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट रिटायरमेंट है टेस्ट का। इन्होंने टेस्ट करियर अगर हम देखते हैं तो 123 टेस्ट मैच खेले हैं। इनकी टोटल इनिंग है 210 इनिंग। रन इन्होंने टोटल बनाए हैं 9230 रन। इन्होंने शतक बनाई है टेस्ट क्रिकेट में 30, और इनकी 50 रही है 31। विराट कोहली दिल्ली से आते हैं। 2013 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, 2017 में पद्म श्री दिया गया, 2018 में खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, और सबसे ज्यादा आईसीसी अवार्ड विराट कोहली ने जीते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलने वाली विधानसभा कौन सी बनने जा रही है? तो भारत की सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली विधानसभा बनने जा रही है दिल्ली विधानसभा। कौन सी बनेगी? दिल्ली विधानसभा। देखिए दिल्ली विधानसभा में वहां के जो दिल्ली में उपराज्यपाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना, इन्होंने
500 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाने के लिए इनॉग्रेशन किया है। अब यहां पर ये जो सोलर प्लांट है 45 दिन में तैयार हो जाएगा बनके 500 किलोवाट का। और जो भी दिल्ली विधानसभा की इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो सब यहां से 500 किलोवाट में ही पूरी हो जाएगी। और इसके माध्यम से दिल्ली विधानसभा हर साल 15 लाख रुपए की बचत करेगी। तो इस तरीके से अभी तक जो सोलर प्लांट लगा है दिल्ली विधानसभा में वो 200 किलोवाट का है। तो ये पूरी तरीके से दिल्ली विधानसभा की जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है उसको पूरा नहीं कर पाता। तो अब लगाया जा रहा है 500 किलोवाट का सोलर प्लांट। इसके बाद दिल्ली विधानसभा इंडिया में पहली विधानसभा होगी जो कि पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बनने जा रही है। पद्मश्री प्राप्तकर्ता डॉक्टर सुब्रह्मण्या अय्यप्पन का निधन हो गया हाल ही में। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? पद्मश्री प्राप्तकर्ता डॉक्टर सुब्रह्मण्या अय्यप्पन की बात करें तो यह बहुत ही फेमस एक, अगर हम क्षेत्र देखने जा रहे हैं तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। आंसर डी हो जाएगा, सुब्रह्मण्या अय्यप्पन। इनका हाल ही में निधन हो गया, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। या इनको ऐसा बोल सकते हैं कि एक्वाकल्चर साइंटिस्ट है ना, जलीय कृषि, तो जलीय कृषि से संबंधित साइंटिस्ट है, एक्वाकल्चर साइंटिस्ट के रूप में इन्हें जाना जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्होंने योगदान दिया है। तो सुब्रह्मण्या अय्यप्पन, इनका 70 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। 2010 से 2016 तक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल के रूप में ये काम कर चुके हैं। किस राज्य से आते हैं? ये आते हैं भारत की कर्नाटका राज्य से। और भारत में इन्होंने ब्लू रिवॉल्यूशन का भी नेतृत्व किया है। और आपको पता है ब्लू रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन भारत में चलाया गया था। इनका भी नेतृत्व किया है सुब्रह्मण्या अय्यप्पन ने। 2022 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री दिया जा चुका है और अब इनका हो गया है निधन। क्लाउड सीडिंग का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो क्लाउड सीडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये कृत्रिम वर्षा कराने से संबंधित है। तो जो आर्टिफिशियल रेनफॉल है ना, आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग वर्ड का यूज किया जाता है। क्लाउड सीडिंग इससे संबंधित वर्ड है। देखिए क्या होता है, पूरी तरीके से ये आर्टिफिशियल रेनफॉल नहीं है। यहां पर क्या होता है, जो बादल बने हुए और बारिश नहीं करवा रहे, उन बादलों में कुछ चीजों को इंक्लूड किया जाता है हवाई जहाज के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट किए जाते हैं कि वो बादल वर्षा करवाते हैं। तो ये है क्लाउड सीडिंग। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो दिल्ली सरकार ने घोषित किया है कि वो IIT कानपुर के साथ मिलकर दिल्ली में 5 क्लाउड सीडिंग का ट्रायल करेगा, है ना। प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार ने 3 करोड़ 21 लाख रुपए मंजूर किए हैं, आवंटित किए हैं। पहला जो ट्रायल है वो मई और जून के अंत में करवाया जा सकता है। पहले ट्रायल को दिल्ली में 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कंडक्ट किया जाएगा। ऐसे किए जाएंगे 5 ट्रायल। अच्छा, जरूरत क्यों है? दिल्ली में प्रदूषण बहुत है। वैसे देखिए जो क्लाउड सीडिंग का यूज किया जाता है ना आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए, या तो देखिए कोई सूखी भूमि है तो वहां पर पानी के लिए किया जा सकता है, सिंचाई के लिए किया जा सकता है ना, जो ग्राउंड वाटर है उसको बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। तो ये अलग अलग तरीके। लेकिन दिल्ली में क्या प्रदूषण बहुत है, तो प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का यूज कर रही है दिल्ली सरकार। इस प्रक्रिया में क्या होता है, क्लाउड सीडिंग में देखिए पूरी तरीके से आर्टिफिशियल रेनफॉल नहीं है। अगर पूरी तरीके से आर्टिफिशियल रेनफॉल देखते हैं ना तो फिर बादल भी बनाए जाने पड़ते, बादल भी बनाए जाते और फिर बारिश करवाई जाती है। लेकिन यहां पर क्लाउड सीडिंग में कि बादल पहले से हैं, बस वो बारिश नहीं करवा रहे, ऐसे बादल। तो उनमें क्या किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे जो केमिकल है वो डाल दिए जाते हैं, जिससे संघनन की प्रक्रिया से जो पानी है वो जल्दी भारी होता है, बर्फ बनता है और फिर वो बारिश करवाता है ठंडा होकर। तो इस तरीके से ये क्लाउड सीडिंग दिल्ली में आयोजित करवाया जाने वाला है। इसके ट्रायल्स दिल्ली में होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शुरू किया गया ऑपरेशन केलर किसके द्वारा संचालित किया गया? तो जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में ऑपरेशन केलर
शुरू किया गया है राष्ट्र राइफल के द्वारा। जम्मू कश्मीर में देखिए, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके बाद हमको इंटरनल जो हमारे लिए थ्रेट है ना, उनको खत्म करना भी जरूरी होता है। इसलिए जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको खत्म करने के लिए ऑपरेशन केलर राष्ट्रीय राइफल ने जम्मू कश्मीर में शुरू किया। वैसे जम्मू कश्मीर के पर्टिकुलर शोपिया जिले में दो प्लेस है, शोएकल केलर और जिन पाथर केलर। इन्हीं के नाम पर इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन केलर। और अभी तक इस ऑपरेशन के तहत अभी तक 6 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। पहले 3 मारे जा चुके थे और फाइनली अभी 1-2 दिन में 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है टोटल। तो एक सर्च और डिस्ट्रॉय ऑपरेशन है ये। राष्ट्रीय राइफल को इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी मदद कर रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल का ये जॉइंट ऑपरेशन है, ऑपरेशन केलर। अभी जो रिसेंटली अदर ऑपरेशन आयोजित किए गए, ऑपरेशन सिंदूर तो आप सभी को पता है, पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा भूकंप के बाद म्यांमार की मदद के लिए शुरू किया गया था। और ऑपरेशन चक्र 5 की बात करें तो सीबीआई के द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम को खत्म करने के लिए इसके खिलाफ सीबीआई ने शुरू किया था चक्र 5। ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में किस तारीख को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में आयुर्वेद दिवस या नेशनल आयुर्वेदा डे घोषित किया है 23 सितंबर को। देखिए, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है ना, 2016 से नेशनल आयुर्वेदा डे मना रही है, लेकिन वो 2016 से मनाया जा रहा था धनतेरस के दिन। धनतेरस उस दिन जो आयुर्वेद के देवता हैं धन्वंतरी, उनकी उत्पत्ति मानी जाती है शास्त्रों में। तो एक फिक्स डेट, उसमें क्या है, धनतेरस हर अक्टूबर नवंबर मंथ में आती है, उसका टाइम फिक्स नहीं है, एक कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आयुर्वेदा से संबंधित प्रोग्राम्स का आयोजित करवाने में बहुत दिक्कत आती थी। इसीलिए अब डेट को फिक्स किया गया कि हर साल 23 सितंबर को नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाएगा। अब 23 सितंबर इसलिए चूज की गई क्योंकि इस दिन जो सूर्य होता है वो इक्वेटर पर लंबवत होता है और दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो 23 सितंबर को चुना गया है नेशनल आयुर्वेदा डे के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको आयोजित करवाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2016 में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत में 2014 में स्थापित किया गया था। आयुर्वेद और अदर जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं जैसे योगा, नेचुरोपैथी या फिर यूनानी, होम्योपैथी, इनको बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष काम करती है भारत में। 2014 में इसका गठन किया गया और इसने नेशनल आयुर्वेदा डे शुरू किया 2016 में। और अब फाइनली एक डेट फिक्स की गई 23 सितंबर की। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से विधिक मामलों पर सलाह ले सकते हैं? तो रिसेंटली भारत की प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चन पूछे हैं, 14 चीजों पर, 14 मामलों पर, संवैधानिक मुद्दों पर राय मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। यह जो पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है वो आर्टिकल 143 के तहत दिया गया। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक या विधिक मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अब यहां पर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो प्रेसिडेंट भी उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यह कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पर प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से वैधानिक मुद्दों पर सलाह ले सकता है? तो आर्टिकल 143 के तहत। देखिए, लास्ट मंथ क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। जो बिल विधानसभा पास करके भेजती है राज्यपाल को, वहां पर राज्यपाल कितने समय में साइन करेंगे उसकी समय सीमा नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी समय सीमा निर्धारित की और प्रेसिडेंट पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया कि अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी बिल को आरक्षित रखते हैं तो राष्ट्रपति कितने समय के अंदर उस बिल पर एक्शन लेंगे। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चन पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से। क्वेश्चन हम पूरे नहीं पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो कि 14 क्वेश्चन जो पूछे वो पावर आर्टिकल 143 के तहत दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था लास्ट मंथ वो आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 से संबंधित था। आर्टिकल 200 में
राज्यपाल किसी बिल पर क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्या पावर है, ये बताया गया है। जैसे किसी बिल पर स्वीकृति दे सकते हैं, किसी बिल पर स्वीकृति नहीं दे सकते, या नहीं देना चाहते तो नहीं दे, और इसके अलावा पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, प्रेसिडेंट के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। तो ये सभी चीजें आर्टिकल 200 में मेंशन की गई है। और 201 में बताया गया है कि अगर जो राज्यपाल है वो प्रेसिडेंट के विचार के लिए किसी बिल को रख सकते हैं, ये प्रावधान देखने को मिलता है आर्टिकल 201 में। तो इसी को, इसमें क्या है, टाइम लिमिट नहीं थी कि कितने समय में प्रेसिडेंट को या गवर्नर को साइन करना पड़ेगा या स्वीकृति देनी पड़ेगी। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि एक समय सीमा निर्धारित कर दी थी। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 का यूज करके 14 क्वेश्चन पूछे हैं। भारतीय सेना द्वारा तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो इंडियन आर्मी के द्वारा तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित की गई। पश्चिम बंगाल में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, वहां पर इंडियन आर्मी ने तीस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किया है। अगर हम समझें इसको कारण क्या है, तो आपको पता है जो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने लास्ट मंथ ये बोला था कि भाई इंडिया का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है ना, उसको हम भारत से तोड़ सकते हैं चिकन नेक पर कब्जा करके। तो इंडियन आर्मी ने अपनी पावर दिखाने के लिए आयोजित किया है तीस्ता प्रहार नाम का आर्मी एक्सरसाइज को। इसका आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। इसे ही चिकन नेक कहा जाता है। 60 किलोमीटर लंबा और करीब 22 किलोमीटर चौड़ा एक एरिया है, जो कि बाकी भारत को, जो मेन भारत है उसको नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। बस वही एरिया जोड़ता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये देखिए, इतना सा ये एरिया है जो कि नॉर्थ ईस्ट से भारत को जोड़ता है बाकी हिस्से को। तो बांग्लादेश ने बोला था हम इसको कब्जा कर लेंगे तो पूरा पूर्वोत्तर भारत टूट जाएगा। इसीलिए इंडियन आर्मी ने यहीं पर तीस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया है कि भैया अभी हम हैं, टेंशन मत लो। पाकिस्तान को तो दिखाई दिया, एक बार तुम भी आ जाओ तो तुमको भी बता दें। हर साल 16 मई को सिक्किम अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो पहली चीज तो यह कि सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 मई को, क्योंकि 16 मई 1975 को 36th अमेंडमेंट एक्ट या 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना 36वें अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1975 में। तो सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस भी 16 मई को ही मनाया जाता है। 1947 में भारत की आजादी के बाद सिक्किम को भारत का एक संरक्षित राज्य बनाया गया था शुरुआत में। कुछ मामले जैसे फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस इंडिया के हाथ में थे, बाकी सब सिक्किम के हाथ में थे। तो ये एक ऑटोनॉमी थी, बस भारत संरक्षण करता था इसका। लेकिन 1970 में यहां पे एक राजवंश का शासन था, चोग्याल राजवंश। ये 1975 तक शासन करता है, लेकिन 1970 में जो सिक्किम की जनता है ना, वो विद्रोह करने लगती है और बोलती है कि भैया हमको भी डेमोक्रेसी चाहिए, राजतंत्र को खत्म करो। इंडिया काफी मदद करता है सिक्किम की, उसको सेफ रखने में। और फाइनली 1974 में भारत के सहयोग से सिक्किम में इलेक्शन होते हैं और 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह होता है कि भारत के साथ मिलना है कि नहीं मिलना है। सिक्किम की 97.5% जनसंख्या बोलती है कि हमको भारत में विलय होना है। तो इसके आधार पर इंडियन पार्लियामेंट 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल लेकर आती है और 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया जाता है। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस 16 मई को आता है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत की प्रेसिडेंट ने हाल ही में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। देखिए क्या होता है, चीफ जस्टिस के बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं ना, उसमें जो सबसे सीनियर होता है वो बनता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। अभी तक गवई साहब इस पद पर थे, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए।
तो अब इस पद पर सबसे सीनियर अदर जजेस में से हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत, तो ये बन गए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। अच्छा, काम क्या होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का? तो भारत में जो गरीब तबका है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता लॉयर वकील, उनको वकील अलॉट करवाना, लोक अदालतें लगवाना, न्याय देना, मध्यस्थता करना, ये सारे काम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा किए जाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत हाल ही में इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं, क्योंकि बी आर गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में प्रमोट हो गए, तो अब ये बन गए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो आई होप समझ में आओगा। वैसे देखिए, इसके जो मेन हेड होते हैं ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं जो सीनियर होते हैं अदर जजेस में। एक स्टेचुरी बॉडी है पार्लियामेंट में, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 में की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, यूरेका फोर्ब्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यूरेका फोर्ब्स की बात करें तो एसी, रेफ्रिजरेटर, जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं, इनको बनाने वाली ये कंपनी है यूरेका फोर्ब्स। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को। ओके, यूरेका फोर्ब्स हेल्थ और हाइजीन के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, सिक्योरिटी सिस्टम, एसी, वैक्यूम क्लीनर, ये सारे कंपनी बनाती। ब्रांड एम्बेसडर बना है इन्होंने किसको? तो ये है श्रद्धा कपूर, फिल्म अभिनेत्री। डन। तो यहां पर हमने 18 मई तक के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझ लिया। लास्ट वीक के सारे करंट अफेयर हमने देख लिए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका अगर ऐसा लग रहा है कुछ एडवाइस है, तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं सारे कमेंट आपके पढ़ता हूं। और इसके अलावा एनटीपीसी कंप्लीट पैकेज को आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कर सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।